हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम डेली अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट चल रही है आपकी 2012 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। हमने इसके पहले 2011 और 12 के प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये 2012 में आपको 2 पेपर हुए थे। नवंबर का पेपर हमने करा दिया है। ये आपका जनवरी का पेपर चल रहा है। तो देखिए, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करनी है, और जो बच्चे नए जुड़ते हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम 14 से स्टार्ट करें तो 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से नंबरिंग करिए। नंबरिंग करने के बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप सभी भी पढ़ा करिए। उसके बाद अपना उत्तर खुद दिया करिए। बाद में जब हम उत्तर बताते हैं तो अपने उत्तर का मिलान किया करिए। अगर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। ऑप्शन ए है स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। ऑप्शन बी है कि एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ऑप्शन सी है इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। ऑप्शन डी है मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो उत्तर बताइए क्या होगा। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे क्या की थी? फैक्ट्री स्थापित की थी। क्यों की थी? उनका मकसद क्या था हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री को स्थापित करने का, ये बताना है। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पर हम जो उत्तर होगा हम सभी देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर कि एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना क्या करे, काम चला सके। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर भी क्या किया था, हुगली नदी पर के किनारे फैक्ट्री स्थापित किया था, जिससे कि इनका एक बेस बना रहे और उनके फैक्ट्री का जो अपना काम है वो चलता रहे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। देखिए, जो बच्चे अभी आप लोग जो पुराने वीडियो नहीं देखे वो देख सकते हैं। कल का हमने जो 13 से 14 क्वेश्चन था, शायद कल हमने आपको पढ़ा दिया है, तो आज उसके आगे का चल रहा है, ठीक है। तो अभी किसी ने कमेंट किया था, उनका नाम मुझे नहीं याद है, कि मैम पूरा 60 के 60 क्वेश्चन कराइए। तो देखिए अभी हम 15 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, बाद में हम आपको 60 का 60 भी कोशिश करेंगे कि आपको कराएं, ठीक है। तो कुछ दिन बाद हम आपको 60 का 60 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन हमें जैसे कवर करना है तो हम इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं कि आप सभी भी ऊब जाएंगे करते करते। तो इसलिए हम थोड़ा 15-15 क्वेश्चन कराते हैं, ताकि और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारा बस SST ही पढ़ना है। तो ठीक है, हम कुछ दिन बाद आपको, अगर हो सकता है तो 10 से 15 दिन बाद, नहीं तो फिर कल से ही, या फिर जब लगेगा हमें कि हाँ 60 में 60 क्वेश्चन स्टार्ट कर देना चाहिए, या अगर आप सभी को लगता है तो आप सभी कमेंट करिए। अगर 8 से 10 या 15 भी कमेंट आ जाते हैं कि 60 में 60 क्वेश्चन कराइए, तो हम 60 का 60 क्वेश्चन लेके चलेंगे। भले हम 1 से 1.5 घंटे जाए आपका, लेकिन हम 60 का 60 क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है आप लोगों को लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। ऑप्शन ए है पुल और सड़कें बनाने के लिए। बी है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए। सी है भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। डी है ब्रिटेन में इनके क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए। सोने और चांदी के भंडारों से को संचित करने के लिए। तो देखिए, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके कंपनी ने मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल में दीवानी राजस्व का उपयोग किया था? कहाँ पे? बंगाल में। क्वेश्चन पलट भी सकता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है कि भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए ये क्या किए थे? बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीदने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस राजस्व का उपयोग किया? तो यहाँ पर उत्तर हो सकता है कि बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। आगे चलते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन आपका है कि यदि अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है, ये अगर ऐसे दिया है तो इसको मिनट पढ़ेंगे। तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः है? ऑप्शन ए है 7:20 प्रातः, बी है 7 प्रातः, सी है 8:40 प्रातः, डी है 8 प्रातः। तो देखिए, आप सभी उत्तर दिया करिए।
जो उत्तर देने लायक नहीं है या आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आप उसे तुक्का मार के दिया करिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप सभी तुक्का भी मारना सीखिए, क्योंकि आप अचानक से ना पेपर में जब जाएंगे तुक्का मारेंगे तो नहीं लगता है। तो अगर आप अभी कर रहे हैं 15 क्वेश्चन में कर रहे हैं, 15 में से अगर मैं मानती हूँ 8 आपको आ रहा है, ठीक है, या मैं मान लेती हूँ कि 6 ही या 5 ही क्वेश्चन आ रहा है, और अगर आप तुक्का मारते हैं डेली तो हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। सीटेट में अक्सर देखिए अब यही होता है कि बच्चे 88, 89, 85 पे अटक जाते हैं। तो आप कोशिश करिए, हो सकता है तुक्के से 2-4 नंबर बढ़ जाए आपका। तो तुक्के भी देखिए काम की चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहती कि तुक्का बुरा चीज़ है, क्योंकि जब हमारा कोई साथ नहीं देता तब हमारा साथ तुक्का ही देता है, ठीक है। तो हमें तुक्के को भूलना नहीं चाहिए। तो आप सभी तुक्का करके भी आप यहाँ पे भी उत्तर दिया करिए, ताकि आपकी आदत पड़ी रहे तुक्का लगाने की, ठीक है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा कि 7:20 पर प्रातः। अब कैसे होगा आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। देखिए किस तरीके से है, किस में किस चीज़ को घटाया गया है या किस चीज़ को जोड़ा गया है। अब इसको हम छोटा करेंगे ताकि आपको पूरा डिटेल ये दिखे। देखिए यहाँ होता क्या है कि भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर। अहमदाबाद की स्थिति क्या है आपकी 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। अब भारत का जो मानक समय रेखा है अहमदाबाद के देशांतर में अंतर कैसे हम निकालेंगे। यहाँ से 82 से 30 का 30 में हट गया, और फिर इधर 72 है, इधर 82 बचा कितना 10, तो 10 डिग्री देशांतर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके बीच का जो अंतर मिला आपको वो 10 डिग्री देशांतर मिल गया। अब क्या होता है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट के होता है, ये याद रखिएगा कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट के। तो 10 डिग्री देशांतर बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो 40 मिनट हो गया। अब अहमदाबाद मानक समय रेखा से पश्चिम में स्थित है, अतः अहमदाबाद का जो स्थानीय समय है वो भारत का मानक समय माइनस देशांतर में अंतर, ठीक है। अब भारत का जो मानक समय है उसका 8 बजे है, वहाँ पे 8 बजे दिया था, और माइनस 40 मिनट ये कर देंगे, घटा देंगे तो 7:20 आपका आ जाएगा। समझ में आया। देखिए फिर से समझिए आप सभी। सिंपल सा क्या करना है कि वहाँ पे भारत का मानक समय दिया है 82 डिग्री 30 मिनट, फिर उसके बाद अहमदाबाद की स्थिति आपको दे दी है, इन दोनों को घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना देशांतर आ गया 10 डिग्री देशांतर। अब 1 डिग्री देशांतर बराबर आपका 4 मिनट का होता है, तो 10 डिग्री बराबर कितना होगा 40 मिनट के होगा। अब यही बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा दिया है कितना दिया है, टाइम कितना दिया है प्रातः 8 बजे। अब 8 बजे दिया है तो 8 बजे में से 40 मिनट आपको घटा देना है फिर से, तो आपका 7:20 प्रातः आ जाएगा, तो यही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है बलबल, डी है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो कौन से ऐसा सुल्तान था जिसने अनाज को शहर भेजने के लिए बंजारों का यूज किया, तो वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा, कौन था अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था ये बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया, ताकि वस्तु को क्या करे, वस्तु का जो मूल्य है बाजार में नियंत्रित हो, और उन वस्तु की उपलब्धता भी क्या रहे बनी रहे। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु ऐसा हो जिसका रेट एकदम उछाल मारे और वो बाजार में आए ही ना, बाजार से ख़त्म हो जाए। तो इसने ऐसा नहीं किया था, इसने नियंत्रण रखा था, और उसने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए क्या किया, बंजारों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बिदरी क्या था। ऑप्शन ए है बिदरी में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बी है बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, सी आपके बीदर के दस्तकारों तथा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, डी आपका है कि बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। बीदर क्या था ये आपको बताना है, उत्तर दीजिएगा सभी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तन का एक प्रयोग, ठीक है। बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तन का क्या है, एक प्रयोग है। बीदर क्या है, यही है। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो आपका बी है ना, तांबा भी होगा और इसमें चांदी भी होगा, ठीक है। तांबा और चांदी दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन सी लगाइएगा फिर, ठीक है। तांबे का तो होता ही है साथ में,
लेकिन बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जो जड़ाऊ काम होता है, ठीक है, वो आएगा, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा, क्योंकि जो बीदर के दस्तकार हैं उनके द्वारा जो तांबे और चांदी में किया गया जो जड़ाऊ काम होता है वही हमारा क्या होता है, बीदरी होता है। इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी मिला लीजिएगा फिर से एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए है प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, बी है आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, सी है पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, डी है वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। देखिए, जो आदिवासी जनजाति लोग हैं वो पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के जो इतिहासकार हैं आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जो वर्तमान के आपके इतिहासकार हैं वो आदिवासी का इतिहास आपके वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं। एक बार इसका हम डिटेल देखेंगे कि वाचिक परंपराओं का कैसे प्रयोग करके लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर आधुनिक इतिहासकार आदिवासी जनजाति लोगों का इतिहास लिखने के लिए क्या करते हैं, वाचिक परंपरा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि पीतरा ड्यूरा थाया थी, ठीक है, यूनानी देवता। ऑप्शन ए, बी है धात्विक तकनीक, सी है भवनों को सजाने की शैली, डी है उत्तराधिकार की भूमिका। उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो पीतरा ड्यूरा है वो भवनों को सजाने की क्या है, एक तरीके की क्या है की शैली है। ऑप्शन सी सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। पहले इसका थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, पीतरा ड्यूरा भवनों को क्या है, सजाने की शैली हमने अभी आपको बताया। और इसे क्या करते हैं कि दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर, दक्षिण एशिया में किसके नाम से जानते हैं, प्राचीन कैरी के नाम से जानते हैं। किसको, जो भवन सजाने की शैली होती है आपकी, और जो पत्थर पर नक्काशी करने से संबंधित था। और भारत में पीतरा ड्यूरा का जो प्रथम प्रयोग था वो किसने किया था, या मतलब कहाँ पर हुआ था, तो ये एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम 21 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का साहित्य था। ऑप्शन ए है सजावटी द्वार, बी है रंगशाला, सी है यज्ञवेदी, डी आपका हवन कुंड। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। उत्तर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा होगा ये बिल्कुल सही होगा, सजावटी द्वार। ये हमारे 9वीं शताब्दी के मंदिर के स्थापत्य कला का क्या था, हिस्सा था। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन देखिए आपका है 22 का कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ऑप्शन ए है कलकत्ता, बम्बई तथा पंजाब, बी है कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली। आइए सी देखते हैं, याद रखिएगा इन ऑप्शनों को। सी देखते हैं, हमारा है कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई। डी है आपका कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस। तो यहाँ पर कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई ये 3 थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। सी आपका है कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वो वर्तमान में एड्रेस स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब हरियाणा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड बिहार। तो बताना है कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वो वर्तमान में कहाँ पर है। तो देखिए, यह वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी है पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी है चोल राष्ट्रकूट पाल, ऑप्शन डी है पाल पल्लव राष्ट्रकूट।
उत्तर दीजिए आप सभी, क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही होगा कि राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो त्रिविभाजन में आपका राष्ट्रकूट था, पाल था और गुर्जर प्रतिहार था। थोड़ा सा इसका हम डिटेल जानेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि हर्ष के मृत्यु के बाद 3 प्रमुख शक्तियों जैसे गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों का क्या हुआ? उदय हुआ। अब कन्नौज पर अधिकार, इन तीनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार को लेकर क्या हुआ? इन तीनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ कि कौन कन्नौज पर अधिकार जमाएगा। अब इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दे दी गई। अब यह संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चला। कितने वर्ष चला? 200 वर्ष तक चला। और इस संघर्ष में अंतिम सफलता किसकी मिली? किसको? वह गुर्जर प्रतिहार को मिली। तो देखिए 3 प्रमुख शक्तियां तो थी, लेकिन सफल कौन हुआ? गुर्जर प्रतिहार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन ए है टीबी मैकाले, बी है कार्नवालिस, सी है चार्ल्स क्लाइव और डी है आपके वारेन हेस्टिंग्स। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, किस पर चलाया गया था? उत्तर बताइए आप सभी। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका डिटेल भी हम देखेंगे। होता क्या है, देखिए पिट्स इंडिया ये 1784 ईस्वी में के विरोध में क्या हुआ? इस्तीफा देने के कारण जो वारेन हेस्टिंग थे पर ब्रिटिश सरकार के वर्ग के द्वारा महाभियोग लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि ये जो पिट्स इंडिया है उसके जो कर देने का सिस्टम था यहाँ पर, उसमें विरोध में इस्तीफा दे दिया उन्होंने। देने के कारण वारेन हेस्टिंग पर क्या किया गया कि ब्रिटिश सांसद ने क्या किया कि वर्ग के बाद इन्हें महाभियोग लगा दिया। अब परंतु 1795 में वारेन हेस्टिंग को सभी आरोपों से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया। 1784 में लगा और 95 में इन्हें मुक्त कर दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बी है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून, सी है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, डी है मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। उत्तर बताइए किसे हम गैसीय ग्रह कहेंगे? बताते रहिएगा उत्तर, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो चलिए देखिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये गैसीय ग्रह हमारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं डेली आपको कहती हूँ नेक्स्ट वीडियो थोड़ी आदत हो गई है मेरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा क्या है आपका? देखिए ऑप्शन ए दिया है कि आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। ऑप्शन बी है हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। ऑप्शन सी है ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा। ऑप्शन डी आपका दिया गया है कि क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो देखिए कॉमन एरा होता क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए जो क्रिश्चियन एरा होते हैं जो अभी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? आपका कॉमन एरा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर सही कर लीजिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 28 है आपका कि ऐतिहासिक स्थल वह स्थल है जहाँ ऑप्शन ए है अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन बी है उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन सी है कि इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं। ऑप्शन डी है इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो क्या उत्तर होगा कि ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ पर क्या होता है आपको बताना है। क्या ऐतिहासिक स्थल पर इतिहासकार बैठ के इतिहास लिखते हैं, या इतिहास प्रिय लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर पंचायत करते हैं, या फिर वहाँ पर क्या चीज़ें होती है आपको बताना है। उत्तर बताइए।
देखिए, जो हमारा ऐतिहासिक स्थल होता है वहाँ पे होता क्या है कि अतीत के स्मृति के जो शेष अवशेष मिलते हैं वो होते हैं वहाँ पर। मतलब जो अतीत के जो अवशेष हैं, जो लोग मर चुके हैं या जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो उनके अवशेष हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक स्थलों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। ऑप्शन ए है कि आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। ऑप्शन बी है कि जाति और समान वर्ण समान है। ऑप्शन सी है कि वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। और ऑप्शन डी है आपका कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई आपको ये बताना है। उत्तर बताइएगा आप सभी। देखिए, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। तो आइए उत्तर देख लेते हैं क्या होगा आप सभी का। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल से लोगों की जरूरतें थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा आप सभी। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया। ऑप्शन ए है संथाल को, बी है भील को, सी है गौंड को, डी है अहोम को। तो उत्तर बताइए सभी क्या होगा कि ऐसे कौन से आदिवासी समाज हैं जिनको खेल में विभाजित किया गया। देखिए, आप सभी डेली प्रैक्टिस सेट किया करिए और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है ना सीटेट का वो 15 को ना होके अब 14 को ही होगा, ठीक है। तो एक दिन का टाइम आपका और कम हो गया है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। हो सकता है अगर आपकी वैकेंसी आए यूपी में, और वैसे यूपी टेट तो होना चाहिए लेकिन यूपी टेट हो ना हो, लेकिन अगर हो सकता है अगर आपका TRE 3 अगर लेट होता है, ठीक है, TRE 3 ध्यान रखिएगा, अगर लेट होता है और आप सीटेट अगर 14 तक हो जाता है तो हो सकता है कि आपको मिड जनवरी तक आपको ये आंसर की दे दे, सॉरी रिजल्ट भी दे दे। अगर ये रिजल्ट दे देते हैं मिड तक तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए BPSC TRE 3 का ही क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है टोटल, क्योंकि अभी इनका अक्टूबर और मुझे लगता है कि मिड नवंबर तक हो पाएगा और लगभग दिसंबर। देखिए ये क्या करते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है इन लोग का, ठीक है। हो सकता है कि आपको भी मौका मिल जाए, तो आप इस हिसाब से तैयारी करिए ताकि आप अगर मौका मिले तो आपका छूटे ना, मैं ये कह रही हूँ। बाकी तो मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि आपकी किस्मत हो तो मौका मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा, तो डी पर सही उत्तर कर डी सही लगा लीजिएगा आप सभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनके लिए बहुत थैंक यू, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। और प्लीज़ जो आप सभी नए बच्चे हैं वो वीडियो को शेयर भी किया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, आप सभी बेल आइकन भी क्लिक कर लिया करिए जो घंटी होती है, क्योंकि अगर जब मैं आपको वीडियो अपलोड करती हूँ वो अगर आप क्लिक करके रखते हैं ना तो वो आप पर वीडियो सीधा आपको नोटिफिकेशन जाता है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप वो क्लिक नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।